नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। सबसे अहम बात यह है कि आज का ये विस्तृत विश्लेषण ईलान एड्यूटेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। ईलान एड्यूटेक का ये प्रयास सच में बहुत बढ़िया है। तो हमारा आज का मिशन एकदम स्पष्ट है। अक्सर होता क्या है कि जब भारी भरकम सरकारी घोषणाओं और बजट के आंकड़ों की बात आती है ना, तो जानकारी का एक पहाड़ सा बन जाता है। सही कहा। तो हमारा मकसद इन फाइलों में छिपी सबसे दिलचस्प बातों को निकालना है ताकि बिना बोझिल लगे पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये नीतियों किसी भी राज्य के भविष्य का पूरा खाका होती हैं। एक ब्लूप्रिंट की तरह। हाँ, कैसे ये नीतियां जमीनी स्तर पर बदलाव लाती हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इस बदलाव की तस्वीर का पहला हिस्सा देखते हैं जो सीधा आसमान से जुड़ा है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास। एकदम सही। 27 फरवरी 2026 को पोखरण में, जो जैसलमेर में है, वहां भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 आयोजित हुआ। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थीं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये कि राष्ट्रपति ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ना? और इसके अलावा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के नेतृत्व में राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और C-17 ग्लोब मास्टर ने भी हिस्सा लिया। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि प्रचंड केवल एक हेलीकॉप्टर नहीं है। तो और क्या है? ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मतलब है कि ये ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत कारगर है, जैसे कारगिल जैसी जगहों पर। बिल्कुल। और जब देश की सर्वोच्च कमांडर खुद एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरती हैं, तो ये वैज्ञानिकों को और पूरी दुनिया को एक बहुत मजबूत संदेश देता है कि अब हम रक्षा उपकरणों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। हाँ, अपनी खुद की तकनीक पर भरोसा कर रहे हैं। राफेल जैसे विमानों के साथ स्वदेशी प्रचंड का आसमान में होना हमारी सैन्य क्षमता का बहुत बड़ा प्रदर्शन है। चलिए, ये तो आसमान की बात हुई। अब जमीन पर आते हैं। बालोतरा में स्थानीय युवाओं के लिए एक कौशल विकास हब की घोषणा हुई है। स्किल डेवलपमेंट हब। हाँ, अब सिर्फ एक घोषणा के रूप में देखें तो ये आम बात लगती है, लेकिन अगर इसे बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी से जोड़ें, जिसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन है और जो लगभग तैयार है, इसमें राजस्थान सरकार की 26% और HPCL की 74% हिस्सेदारी है। तो ये हब उसी रिफाइनरी के लिए मानव संसाधन तैयार करेगा। और जयपुर में भी तो 450 करोड़ रुपए की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा निवेश है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक बड़ी इमारत बना देने से काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कौशल विकास हब का असली महत्व समझ आता है। होता क्या है कि जब भी कोई विशाल मेगा प्रोजेक्ट शुरू होता है, जैसे ये रिफाइनरी, हाँ, तो स्थानीय स्तर पर कुशल कामगार नहीं मिलते। कंपनियों को बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष फैलता है। सही कहा। इसलिए बालोतरा का हब और जयपुर का एडवांस स्किलिंग सेंटर युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए है, ताकि उन्हें सीधा उस उद्योग में रोजगार मिल सके। बिल्कुल। भविष्य के उद्योगों के लिए पारंपरिक डिग्रियों से ज्यादा आधुनिक कौशल की जरूरत है। और रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। और घोषणा तो ये भी है कि 2027 में ये 1450 रुपए हो जाएगी। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एक समय ये सिर्फ 500 रुपए थी। इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हाथ में सीधा पैसा जाता है, तो वो पैसा बाजार में वापस आता है। वो अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था का चक्र तेजी से घूमता है। और इस बार बजट के जो मुख्य आंकड़े हैं वो भी काफी प्रभावशाली हैं। शिक्षा पर 68,989 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 32,526 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 8.02% है। कृषि के लिए भी 11,948 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये साफ दिखाता है कि ध्यान सिर्फ भौतिक विकास पर नहीं, बल्कि एक मजबूत समाज के निर्माण पर है। और रोजगार के मोर्चे पर आगामी वर्ष में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की बात कही गई है। मनरेगा में भी तो अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हाँ, पहले ये कम था। इसके अलावा 25,000 दिव्यांगजनों को उपकरण और 2500 को स्कूटी देने की योजना है। स्कूटी देना एक बहुत ही संवेदनशील कदम है। ये उन्हें गतिशीलता देती है जो सीधे शिक्षा और रोजगार से जुड़ती है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जयपुर की द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की DPR बन रही है। DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
ये जयपुर जैसे बढ़ते शहर के लिए यातायात की समस्या का बड़ा समाधान होगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण की। ये किसी भी राज्य की आत्मा होती है। बिल्कुल। बजट चर्चाओं में कुछ स्थानों के नए नाम प्रस्तावित किए गए हैं जन भावनाओं के सम्मान में। जैसे कि माउंट आबू का नाम। हाँ, माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर और डीग के कामा का नाम कामवन किया जाना प्रस्तावित है। ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने का प्रयास है। और पर्यावरण के लिए बाड़मेर के धोरी मना इलाके में जाखड़ा को नया वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य में अब तक 40 रिजर्व थे, ये 41वां होगा। ये कंजर्वेशन रिजर्व नेशनल पार्क से अलग कैसे होता है? इसमें स्थानीय समुदाय को विस्थापित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें साथ लेकर जैव विविधता को बचाया जाता है। मतलब विकास के साथ पर्यावरण भी। पर्यटन के क्षेत्र में अजमेर में चामुंडा माता मंदिर के लिए रोपवे की डीपीआर बन रही है। और स्वामी विवेकानंद स्मारक में 3 करोड़ से आध्यात्मिक केंद्र भी तो बन रहा है। हाँ, और महर्षि दयानंद सरस्वती पैनोरामा का निर्माण भी होगा। इस बार तो पैनोरामा की एक लंबी सूची है। पैनोरामा का निर्माण बहुत दिलचस्प विषय है। जोधपुर के झालमंड में श्री यादव पैनोरामा, बालोतरा के नागाना में नागनेची माता पैनोरामा, फलोदी के बेंगटी में हड़बूजी का पैनोरामा और सीकर के रिवासा में जीण माता का पैनोरामा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो विकास केवल रिफाइनरी तक सीमित नहीं है। सही कहा। लोक देवता और ऐतिहासिक महापुरुष हमारे मौखिक परंपरा का हिस्सा है। आज के युग में ये पैनोरामा उस कलेक्टिव मेमोरी को सहेजने का काम करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि देख और महसूस कर सकें। बिल्कुल। इको टूरिज्म और इतिहास का ये बेहतरीन संगम है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो हमने एक ही दिन की चर्चा में बहुत कुछ देखा। पोखरण में रक्षा क्षेत्र की ताकत से लेकर बालोतरा में औद्योगिकरण तक, और अर्थव्यवस्था में पेंशन की बढ़ोतरी से लेकर संस्कृति में नए पैनोरामा और नामकरण तक। ये एक बहुत ही व्यापक तस्वीर है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। बताइए। जब कोई राज्य इतनी तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ता है, जैसे ग्लोबल स्किलिंग सेंटर और रिफाइनरी बना रहा है, हाँ, और ठीक उसी समय वो अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पहचान जैसे स्थानों के पुराने नामों की वापसी और लोक देवताओं के पैनोरामा को गहराई से पुनर्जीवित कर रहा है, तो इसका असर क्या होगा? वही तो, क्या ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक नई मिश्रित पहचान या हाइब्रिड आइडेंटिटी का निर्माण कर रहा है? ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है। आधुनिकता और परंपरा का ये संतुलन कैसा समाज बनाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो आज का ये विस्तृत विश्लेषण एलान एडुटेक यूट्यूब चैनल के सौजन्य से था। हम उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को ये गहरी चर्चा पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नोट्स के लिए? हाँ, आज की चर्चा के सभी विस्तृत नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर चेक करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।